जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट का जो मैं घटना चक्र की टॉय सीरीज आपके लिए करा रहा हूँ, ये उसका 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, पूरा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो आप कम से कम आप मेरे लिए ना अपने लिए तो पूरा देख ही लिया करें। ठीक है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको कब किस परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो आपको यहाँ से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपका बेनिफिट ही रहेगा। ठीक, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और साथ ही थोड़ा सा आप उसको लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब, चैनल हमारा जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक, और आपके भी यार दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं, उनको आप वीडियो को भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जूनियर असिस्टेंट की। काफ़ी ज़्यादा पद हैं इस बार देखा जाए तो 5512 पद। ठीक है, तो आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको अपने हाथ से नहीं जाने देनी है, ज़बरदस्त तैयारी करनी है। एग्ज़ाम आपका ज़रूर जल्दी होगा। ठीक, तो अपना समय बर्बाद ना करें और हमारे साथ जुड़ें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। ठीक, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चंस। ठीक है, तो हिंदी का ये पोर्शन है और पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक, तो आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो कौन सी है? वो है आपकी डोगरी। ठीक है, डोगरी जो भाषा है वो आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक, कहाँ पर बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। बाकी यहाँ पर आपकी जो ब्रज दी गई है वो कन्नौजी दी गई है। ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। ठीक, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। लेकिन जो बांगरू भी दी गई यहाँ पर आपको, बांगरू जो है ये हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डोंगरी जो है वो हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक, बाकी बांगरू भी आपकी हरियाणा में और जे भी आपकी पश्चिमी हिंदी में ही आ जाती है। ठीक, फिर है कि देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, कह रहे कि स्वर्ण कितने हैं देवनागरी लिपि में। तो हम सभी जानते हैं कि देवनागरी लिपि में आपके स्वर्ण कितने होते हैं? स्वर होते हैं आपके 11 होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है कि रहमन पानी राखिए, विन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इस दोहे में आपने इसको कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो आपके लिए एग्जाम्पल है ये रूपक अलंकार का श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, श्लेष अलंकार मतलब जहाँ पर आपके एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों। ठीक है, तो आपने ये कई जगह देखा होगा, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, कौन से अलंकार का है? श्लेष अलंकार का उदाहरण। ठीक, तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, आपको विन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, मतलब पानी के बिना आपका मोती, मानस और चून। ठीक है, ये मतलब कैसा है कि मोती के लिए, ठीक है, पानी जरूरी है, मनुष्य के लिए है। ठीक है, मनुष्य के लिए, और चून मतलब आपका चूना। ठीक है, तो चूने के लिए भी जल आपका कैसा है? अनिवार्य है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो है वो श्लेष अलंकार हो गया। राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चौथा है कि श्लेष अलंकार होता है, तो अलंकार के आपके दोस्त 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ठीक, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपका जो श्लेष है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कौन सा अलंकार है? ठीक, तो शब्दालंकार है हमारा। ठीक है, श्लेष जो है शब्दालंकार है। इसमें आपके यमक, अनुप्रास अलंकार आपका, ठीक है, यमक अलंकार हो जाता है इसमें, और श्लेष अलंकार। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? ये आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार में आपके जो रूपक वगैरह हुए, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा,
ये आपके अर्थ अलंकार में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु शब्द निम्न में से किस समास का उदाहरण है। जलवायु शब्द जो है वो कह रहे हैं कि किस समास का उदाहरण है। तो जलवायु मतलब, ठीक है, जल और वायु दोनों अलग अलग चीज़ें हुई ना, जल और वायु। तो यहाँ पर होगा आपका क्या, द्वंद्व समास। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर होगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानाधिकरण शब्दों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं इसमें कौन सा, करेक्ट आंसर होगा आपका कौन होगा यहाँ पर, बी होगा, अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं समानार्थी शब्द में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि संख्या गमन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो संख्या गमन मतलब सखी प्लस आगमन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सखी प्लस आगमन जो है आपका संख्या गमन का सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, और ये जो है आपका हमने बताया था कि जहाँ पर आपको आधा वर्ड दिखे, ठीक है, आधा शब्द दिखे, वहाँ पर होता है आपका यण संधि। कौन सी संधि होगी, यण संधि। संधि में यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियोज़ में आप संधि को, ठीक है, खोज के वहाँ पर एक मैंने ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, तो आपके उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। चुटकियों में आप आंसर देने लगेंगे संधि के। 8वां क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है, ठीक है, किस लिए लिखा है, उसने अपनी फीस माफ के लिए। ठीक है, तो ये उसने क्या किया है, ये आवेदन पत्र लिखा है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन है कि राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित मतलब सेवक को जो रेखांकित पद है आपका उसमें कौन सा कारक है। ठीक, तो यहाँ पर हमें कारक बताना है। तो जहाँ पर कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे, ठीक है, जहाँ पर कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो आपका वहाँ पर संप्रदान अलंकार हो जाता, सॉरी संप्रदान कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका संप्रदान कारक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि राजा सेवक को कंबल दे रहा है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इसमें से कौन सा वाक्य है। ठीक है, वाक्य दिया है कि वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे और वे सोकर उठे हैं। तो यहाँ पर कह रहे कि पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, मतलब अभी ये खा रहे हैं, क्रिया चल रही है। वे गए स्पष्ट नहीं है कि गए कि नहीं गए, वे सोकर उठे मतलब अभी अभी उठे हैं। लेकिन वे आए थे, वे आए थे आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता है। करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, सही काल वाला कह रहे यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यदि समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया वो है हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, काल का आपको सही रूप बताना था, तो हेतु हेतुमत भूतकाल हो गया। ठीक है, अच्छा, हेतु हेतुमत भूतकाल आपका होता कहाँ है, कहाँ पर होता है। तो आपका हेतु हेतुमत भूतकाल होता है कि क्रिया के जिस रूप से आपको यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो आपकी भूतकाल में होने वाली थी। ठीक है, मतलब भूतकाल में यानी स्टेशन पर पहुंचता तो गाड़ी ना छूटती ना, होनी थी आपकी क्रिया भूतकाल में, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो सकी है। ठीक है, भूतकाल में क्रिया को होना था लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो सकी है, तो ऐसी स्थिति में आपका होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न है जो कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है,
तो सरल या साधारण वाक्य आपका कहलाता है ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, ऐसा वाक्य कहलाता है आपका कैसा? सरल वाक्य। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 13वां है कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण? ठीक है, नहाकर भोजन किया तो किस क्रिया का? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सी क्रिया होगी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जहाँ अच्छा पूर्वकालिक क्रिया में होता क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता जो है वो एक क्रिया को निपटागा। ठीक है, यहाँ पर उसने नहाकर क्या कर दिया? दूसरी क्रिया शुरू कर दी, भोजन करना। ठीक है, तो जहाँ पर कर्ता एक क्रिया को पूर्ण करके उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया शुरू कर दे आपकी, तो वहाँ पर हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच, ठीक है, झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं आपके कौन? यशपाल। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत और सनातन ये सारे आपके एक जैसे हैं। अधुनातन जो है आपका यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला हो गया। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 16वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, आपका कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट, ये आपके विलोम है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अनुग्रह, इसका इन्होंने दे रखा है यहाँ पर आग्रह। ठीक है, तो अनुग्रह शब्द का विलोम जो है वो आग्रह नहीं होता है। ठीक है, अनुग्रह का विलोम आपका आग्रह नहीं होगा। ठीक, तो अनुग्रह का विलोम होता है आपका विग्रह। कौन सा होता है? विग्रह। तो यहाँ पर जो पहला वाला है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं। पुरंदर अमरपति, सरोवर पुष्कर और जलधि अम्बुद और फणी का उरंग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? आपका जलधि एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। क्या जल्दी और अम्बुद? ठीक है, तो सी वाला जो है आपका वो कैसा है? गलत हो जाएगा। ठीक है, जलधि जो है वो आपका समुद्र का पर्याय है, समुद्र का। अम्बुद आपका बादल का है। तो ये जो आपका यहाँ पर युग्म दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, वो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या, और क्या का हमें आंसर मिल जाता है, तो ऐसे वाक्य में हमारा क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। ऐसा कहते हैं कि, ठीक है, ये नहीं होगा। तुम लिख नहीं सकते। ठीक है, मतलब क्रिया के साथ क्या लगाना है आपकी? क्या नहीं लिख सकते, तो इसका कोई आंसर नहीं लगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। ठीक है, तो यहाँ पर किसके हाथों? मतलब बिल्ली के हाथों। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका यहाँ पर क्या का आंसर निकल के आ रहा है। ठीक, 19वां है कि गाड़ी शब्द, 2 गाड़ी दिए गए, ये समानार्थी शब्द हैं आपके, तो कह रहे हैं कि इसमें से इनका सही अर्थ आपको चुनना है। तो क्या होगा सही अर्थ? काफ़ी सिंपल है, मतलब एक तो गाड़ी हो गया आपका, यान हो गया है ना, वाहन हो गया ना आपका, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर है आपका, ये यान होगा, और गाड़ी एक हो गया गहरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पहला ही वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब ऐसे शब्द जो आपके शब्द के शब्दांश हैं, ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय जो हैं वो पीछे लगते हैं। ठीक, तो संस्कार में आपका उपसर्ग होता है शम। ठीक है, शम प्लस कार, इसका आपका संधि विच्छेद होता है। शम प्लस कार, इसको मिलाकर आपका बनता है संस्कार। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन है 21वां कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में ऊर्ध्वरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। मतलब यहाँ पर ये रेखांकित शब्द है अपने आप, तो कह रहे इसमें आपका कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक, तो अपने आप जो है आपका वो सर्वनाम होता कैसा? निजवाचक, यानी अपना खुद के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है?
स्वर कौन सा इसमें से समृत है, ठीक है। तो समृत है मतलब समृत वे स्वर होते हैं, ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुख विवर, मतलब आपका मुख जो है, मुख विवर यानी खुलने, मुंह की खुलने की स्थिति, तो मुख विवर आपका लगभग बंद रहता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, समृत स्वर कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसके उच्चारण में आपका शब्द जो है लगभग बंद रहता है, तो वो आपका ई, ठीक है, ई के में आपका लगभग बंद रहता है ई, ठीक। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ई जो है आपका वो कैसा है, समृत स्वर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि हिंदी की वा ध्वनि है, ठीक है, हिंदी की वा ध्वनि है, तो आपका का, चा, टा, ता और पा, ठीक है। पा जो है आपका, पा जो है आपका पा वर्ग वाले उसमें आता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है। तो कौन सा हो गया, वा जो ध्वनि है आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी हो गई ओष्ठ ध्वनि। करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत और ओष्ठ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वा वर्ण है, वा वर्ण आपका कैसा है, ठीक है। तो वा वर्ण है आपका वा वर्ण है या, रा, ला, वा, ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें वा वर्ण जो है आपका वो होता है कैसा, दंत ओष्ठ, ठीक है, जिसमें दांत और ओष्ठ के मिलने से आप इसका उच्चारण करते हैं। दंत और ओष्ठ के मिलने से जिन शब्दों का उच्चारण होता है वो कैसे कहलाते हैं, वो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 25वां, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। ऐसी स्त्री जिसका पति क्या हो गया हो, विदेश चला गया हो, ठीक है, विदेश चला गया हो या गया हो, तो उसके लिए एक शब्द आपका कौन सा होता है, तो वो होता है आपका प्रोसित पतिका, ठीक है, प्रोसित पतिका। प्रोसित आप जानते हैं, प्रेषित मतलब होता है क्या, भेजना, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, प्रेषित मतलब भेजना। तो इसने क्या कर दिया, उसको याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, आपकी जुगाड़ बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेषित मतलब हो गया कि प्रोसित पतिका मतलब भेजा, जिसको आपने विदेश भेज दिया है, तो वो आपका कैसा, वो स्त्री कैसी हो गई, जिसका पति चला गया आपका विदेश में, तो वो हो गई आपकी प्रोसित पतिका। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। चलिए अब ये आपके यहाँ पर जी के जीएस का पोर्शन शुरू हो रहा। फिर है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी जो है वो कह रहे हैं कौन थे, तो धन्वंतरी जो थे आपके, ये किसके दरबार में थे, ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनकी सभा को सुशोभित करने वाले जो उनके प्रसिद्ध नवरत्न थे उनमें से एक शामिल थे। और ये क्या थे, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 47वां है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे, ठीक है। 5 इंडीज पूछ रहे हैं जी कि किन में से कौन से थे, तो आपके वो 5 इंडीज थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया था। एक था पंजाब, दूसरा कन्नौज, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार और 5वां आपका उड़ीसा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका बी वाला, करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाता है। 48वां कह रहे कि कादम्बरी के लेखक कौन हैं, कादम्बरी जो रचना है उसके लेखक कौन हैं, तो कादम्बरी आपकी वाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, डी। आप लोग भी साथ साथ में जब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अपन लोग, तो उसका आप कमेंट में ऑप्शन ज़रूर लिखा करें, ठीक है। या आपको आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाने के बाद आपको कैसा लगा है तो उसका भी फीडबैक दे दिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान या पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं उसको, काली मिट्टी का क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, इसको और क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है। दक्कन ट्रैप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। करेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 50वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से आप कह रहे हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आंधी जो है उत्तर प्रदेश में, काल बैसाखी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो काल बैसाखी को कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में, तो ये आपका सुमेलित हो गया।
लू जो है उत्तर पश्चिम, ठीक है। और आम्र वर्षा कह रहे हैं कि उड़ीसा, तो ये आपका गलत हो गया। डी वाला जो है आपका वो सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आम्र वर्षा जो है वो आपके केरल का जो तटीय इलाका होता है, केरल का तटीय इलाका और कर्नाटका का, ठीक है, ये वहाँ पर होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, भारत में आपका कुल वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी आपका मतलब इनमें से कोई नहीं है। भारत का जो वन क्षेत्र है वो कितना है, 71.38 है, ठीक है। 71.38 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है, 71.38 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। 52वां क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो आर्थिक सुधार 1991 के समय में आपके प्रधानमंत्री थे कौन, ये थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। और मनमोहन सिंह जो हैं वो इस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। मनमोहन सिंह आपके क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक। इसलिए आर्थिक सुधार का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक, क्योंकि ये भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है, विनिवेश आयोग से संबंधित इनमें से कौन है। तो विनिवेश आयोग से संबंधित हैं आपके जीवी रामकृष्णा। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो ए दिया गया है आपका यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं। थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक आपके कौन से हैं, ठीक है। तो थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक हैं आपके, एक तो प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा ईंधन और बिजली, और तीसरा जो है आपका वो विनिर्मित उत्पाद, ठीक। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका करेक्ट आंसर हो गया। राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए। 55वां की लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के यानी पहली जो लोकसभा थी उसके आपके पहले स्पीकर कौन थे। तो पहले स्पीकर थे आपके जीबी मावलंकर। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जीबी मावलंकर आपके जो हैं वो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1952 से लेके 1956 तक, ठीक है। 1952 से लेके 1956 तक लोकसभा स्पीकर के पद पर पदासीन रहे हैं। 56वां है कि भारत में निम्न में से कुछ लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ठीक है। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है, किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है। तो ये रहा है आपका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़ का, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है किसका, डॉक्टर बलराम जाखड़ का। ये कब से कब तक रहे हैं, तो ये रहे हैं 22 जनवरी 1980 से लेकर 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, 80 से 89 तक। तो लगभग ये आपके पूरे 10 साल रहे हैं, ठीक है। लगभग कितने रहे हैं, तो ये लगभग 10 साल रहे हैं। इनका कार्यकाल 7वीं और 8वीं लोकसभा में था, ठीक है, 7वीं और 8वीं लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। तो यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी आयु जो है वो आपकी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 30 वर्ष की आपने आयु पूरी कर ली है तो आप जो हैं राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, और 25 वर्ष की आयु कर ली है तो आप लोकसभा के बन सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष पूरा करना जरूरी है। करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक आपका इनमें से कौन सा है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है आपका समुद्र का जल होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज लवण NaCl सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, जो कि आपके लिए विद्युत का चालक सबसे बेहतरीन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं धारावाहक ठोस चालक में, तो ये होते हैं आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो आपके क्या होते हैं, धारावाहक होते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं।
60वां क्वेश्चन है कि एक डॉट डॉट एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट या परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध लागू कौन करता है? तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वही करता है ना, तो प्रतिरोधक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जुलाई 2023 में NCDRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं आपके न्यायमूर्ति AP शाही। ठीक है, न्यायमूर्ति AP शाही आपके राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त ओबरा डी तापीय परियोजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की 2 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? तो राइट आंसर है आपका कौन सा होगा? सी वाला है आपका 800 मेगावाट की कितनी 2 इकाइयाँ आपकी स्थापित की जाएंगी। 63वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IEECC किसके आकार में बनाया गया है? IEECC जो है वो कह रहे किसके आकार में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शंख के आकार में। किस आकार में बनाया है? शंख आकार में बनाया है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है? इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है, तो ये है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु आपका इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात करने में पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। कर्नाटक जो है वो आपका तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम है आपका। 65वां है कि मई 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? 2023 में 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया किसको? योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये प्रदान किया गया है। 66वां है, निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता है? ठीक है, तो गणना क्या नहीं कर सकता? आपका कंप्यूटर करता ही है गणना, मोबाइल फ़ोन करता है, कैलकुलेटर करता है, प्रिंटर आपका गणना नहीं करता है। ये आपका एक प्रिंट, कोई भी वस्तु को प्रिंट करता है। ठीक है, मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके जो भी प्रिंट निकालना है उसको वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट है कि SMS का अर्थ है, SMS का अर्थ होता है आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। राइट आंसर होगा कौन सा? बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस आपका करेक्ट आंसर होगा। 68वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो है आपका कैसा है? स्टोरेज डिवाइस है? नहीं है। प्रोसेसिंग भी नहीं है, इनपुट भी नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे आप लोग देखते हैं ना, जो भी कमांड देते हैं तो वो आपको आउटपुट के रूप में कहाँ दिखाई देता है? वो आपको आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाती है। 69वां क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर किस चीज़ में, इनमें से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आपकी आक्रामित होती है। ठीक है, तो ये आपको सारे जो हैं सही हैं, चारों जो हैं आपके करेक्ट हैं, तो डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। 70वां, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? डेटा प्रविष्टि आपकी इनमें से किसके द्वारा नहीं होती है? ठीक है, तो आपकी OCR के द्वारा होती है ना, OCR, OMR के द्वारा भी होती है और MICR के द्वारा भी होती है। आपका जो COM दिया है मतलब .com होना चाहिए, कॉम जो है इसके द्वारा आपकी डेटा प्रविष्टि नहीं होती है। ठीक है, OCR का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन करके होता है। ठीक है, और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर,
ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR आपका ये बैंक वगैरह में आपने आपकी पासबुक जो होती है उस पर देखा होगा, एक MICR कोड लिखा रहता है जिसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आपका COM है। COM से आप लोग कुछ भी इसमें इनपुट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूची को क्या कहते हैं? रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्रामों की सूची को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम क्यूज़। क्या कहते हैं? क्यूज़ जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखना क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है कोडिंग। ठीक है, कोडिंग कहलाती है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ? बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। 73वां की 1980 के दशक की शुरुआत में वर्जने स्ट्रूप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? 1980 के दशक में किसके द्वारा? वर्जने स्ट्रूप के द्वारा। तो ये आपकी जो भाषा है वो कौन सी है? ये है आपकी C++ को इन्होंने विकसित किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 74वां है कि LSI का विस्तारित रूप क्या होगा? LSI, ठीक है, LSI का विस्तारित रूप क्या होगा? तो LSI का विस्तारित रूप होता है L से लार्ज, S से स्केल और I से इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML होता है आपका हाइपर टेक्स्ट कौन सी लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज है ना। कौन सा हो जाएगा? पहली वाला आपका राइट आंसर हो गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका HTML का फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 76वां क्वेश्चन है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? मानक प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो ये है आपका कौन सा? TCP और IP। ठीक है, TCP जो है वो आपका TCP और मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल करके होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। TCP और IP करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ईमेल में आने वाले संदेश डॉट डॉट में संचित किए जाते हैं। तो ईमेल में जो आपके संदेश आते हैं आपके किस में चले जाते हैं? इनबॉक्स में आते हैं। राइट आंसर सी जो है आपका करेक्ट हो जाता है। 78वां देखते हैं। प्रारंभ से स्लाइड शो आरंभ करने के लिए व्यक्ति को डॉट डॉट दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से आरंभ करने के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए? मतलब प्रारंभ से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए क्या दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए आपको क्या दबाना चाहिए? अलग अलग कुंजी हैं आपकी, अलग अलग की हैं। तो वो हैं, पहले आप लोग F5 दबाएंगे तो आप शुरू से आपकी स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी, और वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए शिफ्ट के साथ F5 दबा देंगे तो आपकी वहीं से जो है स्लाइड शुरू हो जाएगी। डी आपका करेक्ट हो गया। 79 में है कि वर्ड दस्तावेज में निम्न में से कौन एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की जो है मात्रा को निर्धारित करेगा तो कौन करेगा? स्पेस करेगा आपका पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग यहाँ पर करेक्ट हो गया। 80वां क्वेश्चन है कि DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है? DBSM में एक तालिका के कॉलम को हम लोग कहते हैं गुण या एट्रीब्यूट। गुण या एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ से होता है आपका यूपी स्पेशल का पोर्शन शुरू। बहुत ही शानदार है, तो आप लोग ज़रूर इस पर पूरा देखें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, जो हमारा एवरेज आ रहा है इसका कोई भी वीडियो देखने का, तो आपका करीब 30 से लेकर 40 मिनट तक की वीडियो होती है। तो एवरेज हमारा आता है कि 7 या 8 मिनट ही लोग बाग इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप कम से कम पूरा तो देखा ही करें वीडियो को। ठीक है, ये आप जो रील्स वगैरह देखते हैं ना, उसमें आपका टाइम ख़राब होता है, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। अगर इसको आप देखेंगे और आप सचमुच अपनी तैयारी के प्रति सजग हैं, ठीक है, कमिटमेंट है आपका नौकरी लेने का,
तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल होगा, ठीक है, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलिए 81वां क्वेश्चन, इसको मैचिंग कराते हैं। तो 84 गुम्बद जो है आपका वो कहाँ है? 84 गुम्बद है आपका जालौन में, ठीक। 84 गुम्बद कहाँ है? जालौन में है। कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, ठीक है। बौद्ध स्तूप आपके कुशीनगर में और जामा मस्जिद आपकी मुरादाबाद में है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आपका निकल रहा है सी वाला। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 82वां क्वेश्चन देखते हैं कि आलू, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पर है? आलू निर्यात जोन आपका यूपी में कहाँ पर है? तो ये है आपका आगरा में। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 83वां क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ठीक है। महिला साक्षरता दर आपकी किस जगह पर सबसे कम है इनमें से? ये आपको 4 ज़िले दिए गए हैं, तो इसमें से जो महिला साक्षरता सबसे कम है वो है आपकी श्रावस्ती में, ठीक है। कितनी है? मात्र 34.8% महिलाएँ ही यहाँ की क्या हैं? शिक्षित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। 84वां है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो दुधवा आपका जो है वो है आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है? दुधवा लखीमपुर खीरी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्त, आपको ये एक ही टेक में अथक, मतलब चाहे थके हों हम या ना हो, पर आपके लिए रोज़ एक वीडियो ज़रूर बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप ही हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, साथ ही शेयर और लाइक भी कर दिया करें। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एक तो गन्ना का है और दूसरा आपका आलू का है, ठीक है। गन्ना और आलू का उत्पादक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया? डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। 86वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? यूपी में इनमें से कौन सी परियोजना है जो कि पेयजल परियोजना है? तो ये है आपकी गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश की एक पेयजल परियोजना है, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका आगरा और मथुरा जनपद है, यहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। पर्याप्त यहाँ पर पेयजल उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये गोकुल के निकट, ठीक है, इसलिए बोला जाता है गोकुल के निकट, ठीक है। गोकुल जो है आपकी जगह उसके निकट ये यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया है। यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया, इसलिए इसको गोकुल बैराज परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। 87वां देखते हैं कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका इसमें थोड़ा क्या कहते हैं विवाद भी हुआ है। ये आपका गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका विवाद हुआ है, ठीक। विवाद के बाद इसका जो नाम परिवर्तित कर दिया है वो कर दिया है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका कर दिया है। पहले इसका नाम जो है वो ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ये वहाँ पर बनाया जा रहा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 88वां क्वेश्चन है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? राहुला, ठीक है। तो राहुला जो संबंध है आपका किससे है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। राहुला जो लोक नृत्य है वो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ठीक। चलिए करेक्ट आंसर डी। 89वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका इटावा को। किसको? इटावा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी वाला। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित होता है? तो महाकुंभ जो है आपका होता है 12 वर्ष के अंतराल पर, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आपका महाकुंभ मेला होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कहाँ लगते हैं आपकी? ये 4 जगह पर लगते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में लगता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में लगता है
प्रयागराज में, ठीक है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश में जो इसका आयोजन होता है वो उज्जैन में होता है, ठीक है, उज्जैन में होता है, और उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है, और साथ ही महाराष्ट्र के ये नासिक में लगता है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, तो ये आपका है कहाँ पर, मेरठ में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस जगह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है हमारा मेरठ में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रामसर स्थल है जो वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूर सरोवर है, समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई नावर झील है, आपका सुरीसर मानसर झील है, J&K की है, जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। करेक्ट क्या हो गया, डी वाला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति बनाया जा रहा है, ठीक है। थारू जनजाति जो है आदिवासी संग्रहालय बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये आपका बनाया जा रहा है बलरामपुर में। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बलरामपुर में आपकी जो है थारू जनजाति है, वहाँ उसमें एक इमिलिया कोडर करके गांव है। कौन सा गांव, इमिलिया कोडर करके गांव है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज है, तो ये किसके नाम हो गया, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया आपका, जो कि वर्तमान में भी अभी आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। ये लगातार, ठीक है, लगातार लंबे समय तक इनका जो है मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित की गई है। तो ये पेंट फैक्ट्री जो है वो आपकी हरदोई ज़िले में स्थापित की गई है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किस ज़िले में की गई, हरदोई ज़िले में स्थापित की गई है, ठीक। और ये जो पेंट फैक्ट्री है आपकी ये बर्जर समूह की है, ठीक है। बर्जर जो आपका पेंट आता है, बर्जर ग्रुप की ये पेंट फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका किया गया था नेताजी मुलायम सिंह यादव को। किसे किया गया था, नेताजी मुलायम सिंह यादव को किया गया था। 97वां क्वेश्चन है आपका, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें मैच कराना है। तो दिया सलाई उद्योग जो है वो आपका कहाँ पर है, दिया सलाई उद्योग हो गया बरेली, ठीक। कागज़ उद्योग हो गया आपका सहारनपुर, ठीक है। A3 और B4, A3 B4 बी वाले में हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा, बी हो गया, ठीक है। आगे की और मैच करा देते हैं। सी जो है आपका पीतल के बर्तन है मिर्ज़ापुर में, और कालीन उद्योग मुरादाबाद में, ठीक है। कालीन उद्योग क्या कहाँ हो गए, मुरादाबाद में, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी वाला। एक और है आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुख्यालय पूछ रहे हैं इनके, ठीक है। तो अंबेडकर नगर जो है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका अकबरपुर, ठीक है, अकबरपुर में हो गया। जालौन का जो है आपका उरई हो गया, और कानपुर देहात का हो गया आपका नौगढ़। सिद्धार्थनगर का अकबरपुर माटी, ठीक है, अकबरपुर माटी। तो D1 आ गया आपका, D1 है और A3 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1999 में जो कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर, आगरा में, 1909 में, ठीक। तो इसकी अध्यक्षता आपकी किसने करी थी, ये करी थी मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 100वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जा रही हैं, ठीक है। तो ये उत्पादित की जा रही हैं आपकी चिन्हट और मौसेलिया में, ठीक है, चिन्हट और मौसेलिया में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चिन्हट और मौसेलिया में, ठीक। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब
कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।